हाय, मैं सीमा। हाय, मैं अर्चना। इन्फेंसिस डूज एंड डोंट्स के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। हाय अर्चना। तो अर्चना, जो हमारी टॉक बीच में अधूरी रह गई थी एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये हमारे बहुत काम की जानकारी है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। तो हम जहाँ पे पिछली बार बात छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। श्योर, लेट्स गो अहेड। या तो अर्चना, लास्ट टाइम हम ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे थे और थोड़ा सा ये बात की थी कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए वो मिल्क को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, या आप उसके बारे में और बताओ। सो एक्सट्रैक्शन इज वेरी इजी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की। जब आप एक साइड से बच्चे को फीड कर रहे हैं, दूसरा साइड ऑटोमेटिकली लेट आउट करता है एंड द मिल्क स्टार्ट्स ड्रिपिंग डाउन। सो उस समय आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मतलब हैंड से ऊपर से नीचे तक का, सपोज दिस इज द एरिया, ऐसा करके प्रेस करके ऊपर से नीचे, नॉट लाइक दिस। ऐसे में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उसे ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ता है। एंड आप कोई भी अच्छे स्टेराइल बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग मदर है, बेस्ट इज बाय एन इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप, क्योंकि उससे इजीली लेट आउट हो जाता है। एंड वो ऑल्सो इट एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलेशन। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है विथ इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट मिल्क। एक ऐसा रबर पंप जैसा आता है मैनुअल, वो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी यूज करना, क्योंकि उसका मिल्क वो रबर पंप में जाता है एंड दैट बिकम्स अनस्टेराइल। सो वो प्लीज ना यूज करें, आप मैनुअल या इलेक्ट्रिकल कर लीजिए। या अच्छा, और अपनी जो बात हो रही थी कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए, पर उसके अलावा अगर दूसरे फूड के साथ भी ब्रेस्ट मिल्क कब तक कंटिन्यू करना चाहिए। सो WHO का रेकमेंडेशन एंड हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP का रेकमेंडेशन इज फॉर 2 years। साइंस भी वही बोलता है, एंड सरप्राइजिंगली सीमा, मेनी रिलीजन्स आल्सो से दिस, कि वो या 2 years तक ही कंटिन्यू होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज इन सिंक। जनरली लोग क्या करते हैं, 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करके 6 months में वीनिंग, वीनिंग मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड करते हैं, एंड उसके साथ साथ बाहर का मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। व्हाट आई रेकमेंड एज अ पीडियाट्रिशियन इज, आप ब्रेस्ट मिल्क ही कंटिन्यू करेंगे टिल 2 years ऑफ एज, बट फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग एवरी 2 to 3 hours, आफ्टर 6 months इट बिकम्स 2 to 3, मैक्सिमम 4 times in a day. ओके। So I think Seema, we should close breastfeeding topic for now. Maybe हम एक और सेशन ले सकते हैं. There's जी। a lot more to talk और time limited है. ओके। So तो next, जो आप अभी वीनिंग की बात कर रहे थे या इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मिल्क, उसको कैसे करना चाहिए। वो एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है सीमा, यहाँ मैं टच अपॉन करूंगी एंड मे बी विल हैव अ कंप्लीट डिफरेंट सेशन। वीनिंग मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, नॉट इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड फूड। फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि आप दूध पिला रहे हैं उसके साथ आप जूस स्टार्ट कर दें, या दाल का पानी जो कि बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, या चावल का पानी। इट हैज टू बी फूड आइटम। आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी फूड आइटम। सेकेंडली, जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं, वी डोंट नो बच्चे को किस किस चीज की एलर्जी है, तो बहुत स्लो एंड स्टेडी जाना चाहिए। देर आर सम थिंग्स दैट वीनिंग के टाइम को आपको समझना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और चीज जो हमारे कंट्री में होता है, सब टाइप्स ऑफ दाल्स, ड्राई फ्रूट्स, राइस सब मिक्स करके एक सेरेलैक जैसा, उन लोग ने कॉमन नाम सेरेलैक दिया हुआ है। ऑल्दो सेरेलैक इज बेबी फूड बाय नेस्ले, बट वो सब हम रेकमेंड नहीं करते हैं। व्हाट आई से इज 1 grain एट अ टाइम, 1 pulse एट अ टाइम, 1 fruit एट अ टाइम। वीनिंग मतलब बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि हमारे खाने का जो भी हमारे कल्चर में टेस्ट क्या है, एंड फ्रॉम 6 to 9 months ये टेस्ट जो हम अपने बॉडी में ग्रहण कर रहे हैं, वो उसका सर्किट्स ब्रेन में बन रहा है। इट्स कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीनिंग, 6 to 9 months। ये 6 to 9 months में अगर आपने राइट वीनिंग की, एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस, आपका बच्चा कभी भी खाने में प्रॉब्लम नहीं देगा। उसका ब्रेन सर्किट्स विल बी ट्यून्ड टू व्हाट यू आर ईटिंग। डिसिप्लिन्ड ईटिंग इज अ मस्ट। आपको और हमको, आप अगर 9 बजे खाना खा रहे हैं, आपको 9 बजे भूख लगने लगेगी। मैं 12 बजे खा रही हूँ, मुझे 12 बजे लगने लगेगी।
क्यों? क्योंकि क्योंकि वो वो हमारा बॉडी साइकिल है। या ईटिंग इज हैबिट, सरप्राइजिंगली ईटिंग इज हैबिट। सो अगर आपने वीनिंग टाइम पे राइट फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस किया, राइट टाइम पे किया, डिसिप्लिन वे में किया, बच्चे को अपने आप फील होने लगेगा कि चलो लंच टाइम मेरा, अगर आपने 2 बजे फिक्स किया, 2 बजे बच्चे को वो अर्ज होएगा, उसकी बॉडी या विल स्टार्ट रिलीजिंग द जूसेस नीडेड फॉर वीनिंग। बिफोर आपका फूड आइटम आता है, बेबी इज रेडी टू डाइजेस्ट दैट आइटम। सो डिसिप्लिन्ड ईटिंग, non-allergic food eating, non-vegetarians should introduce only after 9 months, क्योंकि अपना बॉडी अभी तक सिर्फ मिल्क डाइजेस्ट कर रहा है, फूड आइटम डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इसके लिए बॉडी रेडी है, 6 मंथ्स पे वो करने लगेगा। बट प्रोटीन्स, वेरी हाई प्रोटीन्स एज इन नॉन-वेज आइटम्स, वो रेडी नहीं है। एंड समटाइम्स इससे बच्चे में एलर्जी डेवलप हो सकती है, या फिर अगर एलर्जिक बेबी है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा और एलर्जी है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन एग्रवेट। सो 9 months to 1 year के बाद ही नॉनवेज आइटम्स इंट्रोड्यूस होंगे। नाउ वीनिंग में देयर इज अ लॉट मोर, सीमा। मे बी जब क्वेश्चंस आएंगे वी कैन हैव पार्ट 3, या but basic is start only after 6 months. या 6 months तक exclusive breastfeeding, कोई कितना भी बोले, इवन पानी नहीं आना चाहिए उसके पहले। As soon as weaning starts at 6 months, with water, everything can start. 1 or 2 grain at a time, no non-veg items, disciplined eating, baby-led weaning, which means आप खाना रखेंगे लेकिन बेबी को भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कैरेट स्टिक्स, ब्रोकली हाथ में आप दे सकते हैं। या बाय 7 to 8 months बेबी भी अपने आप को फूड लीड करेगा। या Yeah. एंड अर्चना, मेरे को लगता है कि जब बच्चा हाथ से फूड को छूता है तो सारी सेंसेस भी यूज होती है, तो जो खाने से एक्चुअली इमोशनल टच होता है वो डेवलप होता जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बेबी खाता नहीं है, तो जनरली ऐसा होता है कि जिन लोग कंप्लीटली उसको मिक्सी में ब्लेंड करके खिलाते हैं, जो कि टेस्टलेस हो जाता है एक्चुअली फूड। और बेबीज को भी तो टेस्ट पता होता है ना, कई बच्चे मीठा, हाँ एक क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है लेकिन घर वाले उनको मीठा देते नहीं है, तो व्हाट इज राइट? सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग। सब चीजें मीठा कर करके खिलाना क्योंकि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, या बिल्कुल भी नमक नहीं डालना जो कि कुछ जगह ये प्रचलित है, दैट इज रॉन्ग। सो नथिंग इज रॉन्ग और राइट, मीठा आप दे सकते हैं। पर्सनली आई सजेस्ट कुछ भी चीज मीठा करने के लिए आप गुड़ का पाउडर डालिए, ना कि व्हाइट शुगर, या ब्राउन शुगर डालिए, या थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं विच इज फ्रेश। बट इट्स बेटर टू अवॉइड व्हाइट शुगर और व्हाइट आइटम्स लाइक व्हाइट राइस या रिफाइंड आइटम्स लाइक रवा एंड मैदा एट या दिस टाइम। अच्छा, हाँ हाँ, या एंड तुम सीमा बोल रहे थे हैंड का, देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि यू डोंट ईट विथ योर mouth, you eat with your nose when you smell food, you eat with your eyes when you see food, you eat with your all the touch sensation when you pick up food. So 5 senses हमारे और बच्चों में इतने strong रहते हैं कि as soon as kitchen में खाना बनता है, after sometimes your body is ready. आप देखोगे, मैं अभी आपको सब जो आप व्यू कर रहे हैं, आप एक जूसी नींबू के बारे में सोचिए। जैसे समोसा बनता है तो उसकी खुशबू मतलब दूर से आ जाती है। समोसा का भी आप सोचेंगे तो आपके मुंह में अभी से पानी आएगा, कैसे? राइट, दैट इज वीनिंग। ओके, तो और इस कुछ हाँ, questions आए या थे हमारे पास सीमा, या फिर हम लोग अपने हिसाब से बातें करें? नहीं, मेन तो यही था कि हमको इम्पोर्टेंट जानकारियां मिल रही, तो आप हमको और चीजें बताएं, बिकॉज बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि व्हाट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। सो एक और क्वेश्चन है कि मिक्सी में कितना ब्लेंड करना चाहिए? हाँ, सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि ट्रेंड है पूरा ऐसे लिक्विड करके बॉटल में भर के बच्चे को खिला देने का। हाँ, ये दैट बहुत सारे लोग करते हैं। totally wrong. That is totally wrong. Weaning is introduction of solid food. Child should learn to swallow. Liquid का swallowing and solid का swallowing is slightly different. Secondly, शुरुआत में जब आप खिला रहे हैं आप उसको फाइन ब्लेंड करिए,
थोड़ा सेमी सॉलिड जो कि चम्मच से खिलाया जा सके, बट धीरे धीरे बाय दी, जैसे कि आपके बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है, बट बाय 8-9 मंथ्स आप उसको ग्रैन्युलर कर सकते हैं, सेमी सॉलिडिश टाइप कर सकते हैं। उसके हैंड में आप रोटी, कैरेट स्टिक्स, लाइक आई टोल्ड यू, ब्रोकली, सम फ्रूट्स, इवन यहाँ तक कि एप्पल का भी आप पील निकाल के देंगे तो एक 7-8 मंथ्स का बच्चा कुतर कुतर के फुल खा लेगा। या टीथ पे नहीं डिपेंडेंट है, गम्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ। सो दैट इज द बेसिक ये बिहाइंड तो मैंने दिस। बड़ों को भी देखा है जिनके दांत चले जाते हैं तो वो गम्स के यूज से खाना खा लेते हैं। या अच्छा अच्छा, बचपन से मैंने ट्रेन रहते हैं ना, बचपन से ट्रेन रहते बचपन से ट्रेन रहते हैं। अच्छा ना, मैंने एक और चीज देखी है। एक बच्चे की मम्मी उसको हमेशा सब चीज ब्लेंड करके खिलाती थी। तो एक बार वो जब मेरे यहाँ आया, उसने देखा कि सबकी थाली में कटोरियां खूब सारी सजी हुई है, तो बोला मुझे भी ऐसे ही खाना चाहिए। और जब ऐसे ही खाना दिया तो वो बहुत टेस्ट लेके खाया। बोले मेरी मम्मी ना खाने को वो गंदा सा बना देती है, क्योंकि जितनी भी फूड आइटम है हम भी सारी चीजों को मिक्स करके ब्लेंड कर दे तो टेस्ट तो खत्म ही हो जाता है ना। एंड तुमने एक बार बोला था कि बच्चा भी हमारे जैसे ही बस साइज में छोटा है। हैं। दे आर लिटिल मैन, या दे आर लिटिल मैन। may not be same in everything, but they are quite same in everything. उसे या भी टेस्टी खाना चाहिए। अच्छा, ये बच्चों को रिफ्लक्स प्रॉब्लम भी बहुत होती है, व्हाट इज दिस? रिफ्लक्सेस, कई बार बच्चे जब बॉर्न होते हैं, हम जब खाना खाते हैं हमारा खाना पेट में जाता है एंड इट डजंट कम अप, बट कई बच्चे जब पैदा होते हैं, 3 in 1000 बेबीज, दैट इज द इंसिडेंस, कि जब वो दूध पीते हैं वो ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, दैट इज रिफ्लक्स। कुदरती ठीक होने वाला प्रॉब्लम है बाय 1 year ऑफ एज, लेकिन तब तक काफी बच्चा ट्रबल कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट एसिडिटी फील। उसको रोना रोना रोना, मतलब बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है। एंड व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड, उल्टियां आ सकती है, कुछ भी खाने से, सॉलो करने से पहले ही उसको उल्टी का सेंसेशन आ सकता है। सो दैट इज रिफ्लक्स प्रॉब्लम, इजली हैंडलेबल, बट वन हैज टू गो टू द डॉक्टर। योर डॉक्टर विल गाइड यू टुवर्ड्स दैट। वो एकदम इजीली मत लो इस प्रॉब्लम को, बट इट इज हैंडलेबल प्रॉब्लम जो अपने आप ठीक हो जाता है इन मैक्सिमम किड्स, मे नॉट बी इन ऑल किड्स। एंड व्हाट इज डेंटिशन? हाँ, सो लाइक मैंने कहा कि दांत हो या नहीं हो, गम्स मजबूत होते हैं। तो हमारे दांत जनरली, दांत इज अ जेनेटिक थिंग। कई फैमिलीज में दांत लेट आते हैं तो वो बच्चे का दांत 1 year बाद भी आ सकता है। सम किड्स आर बॉर्न विथ नेटल टीथ। सो दांत का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। मेरे पास कई बार क्वेरी आता है, मेरे बच्चे का दांत अभी तक नहीं आया, डॉक्टर दांत कब आएगा? और अभी तक नहीं आया तो आएगा भी कि नहीं? सबके दांत फर्स्ट 3 मंथ्स में बन जाते हैं। इफ यू टेक एक्सरे, सबके दांत बने होते हैं, परमानेंट टीथ भी। जो आपका 6 years के बाद आएगा वो भी टीथ बने हुए हैं, तो उनको तो आना ही है। वो कब आएंगे इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इवन इफ नेटल टीथ इज देयर, डू नॉट वरी, that natal teeth may fall down, may not fall down, but it is not something bad. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कि फीडिंग के टाइम पर कभी कभी वो बाइट सेंसेशन हो सकता है। अच्छा अच्छा ना, सो एक मैंने एक और चीज देखी कि कई बच्चों के नेटल टीथ हैं वो नहीं जाते, लेकिन नीचे से जो परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी एक डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब इससे कोई प्रिवेंशन का भी तरीका है कि ये क्वाइट नॉर्मल है? नो नो, इट देयर इज नो प्रिवेंशन। वो वैसा ही मेकअप है एंड वो वैसा ही आएगा। कुछ बच्चों को दांत निकलाने की भी जरूरत पड़ती है, बट देयर इज नो जेनेटिक बेसिस या कोई प्रिवेंशन रूल है ही नहीं इसमें। सो या dentition and weaning should not depend on dentition. That is one very important thing that I want to tell you. ओके। अच्छा अच्छा ना, एक और बताओ कि बहुत सारे बच्चे अपनी सांस रोक लेते हैं कई बार। हाँ, सो या नाउ अभी हम वीनिंग के टॉपिक से भी थोड़ा हटके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पे आते हैं जो कि इस इन्फेंटाइल एज ग्रुप में हमें आते हैं। एंड ये सांस रोकना इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जब बच्चा अंदर होता है तब से उसकी पैम्परिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम वीक 1 पैम्परिंग स्टार्ट्स। पहले बर्थडे 1 year पे मनते थे, अब बर्थडे 1 month 2 month 3 months पे मनते हैं। सो या बिकॉज ऑफ दिस पैम्परिंग, बच्चा इज सो इंटेलिजेंट कि बच्चे को पता है कि जब तक वो टैंट्रम थ्रो नहीं करेगा माँ बाप मानेंगे नहीं। और कई बार जब
माँ बाप नहीं मानते हैं, इन स्पाइट ऑफ थ्रोइंग अ टैंट्रम, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बोला जाता है उसको. दीज ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कम अप वेन, जब बच्चा अपना सांस रोक लेता है, कलर चेंज हो सकता है, वाइट हो सकता है, कभी कभार वो एकदम सुस्त हो सकता है, एंड पूरा हाउस होल्ड भाग भाग के वो बच्चे के पास आ जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ, एंड उससे बच्चा और एनकरेज हो जाता है, बच्चा नेक्स्ट टाइम और करता है. सो दिस इज ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स. डू नॉट वरी. आपका मेन तरीका है उस ब्रेथ को तोड़ने का, या तो आप बम्स में मार दीजिए या उसको थोड़ा सा माइल्ड पिंच कर लीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, तो वो बच्चा अचानक से सांस ले पड़ेगा. कोई या लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं है. एंड डू नॉट पैम्पर द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस एपिसोड. ओके, एक पर्सन जाए शांति से उसको लेके आए. सब जितना हल्ला गुल्ला करेंगे नेक्स्ट टाइम वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ने वाली है. क्योंकि वो नेगेटिव अटेंशन सीकिंग हो जाएगा. And he does not need any medication for this. So breath holding spells has to be treated जैसे कि ये नॉर्मल चीज हो रही है बच्चे को. वो यस. जिद की निशानी है, ये याद रखिए. अब वो आपके पेरेंटिंग के ऊपर है कि आप इसको कैसे निकालेंगे. बट वैसे भी बाय 2.5-3 years तक जनरली ये एपिसोड्स कम हो जाते हैं. जाते हैं. अच्छा Yeah. अच्छा, एक और तरीके से बच्चे अपना ये शो करते हैं ना टेंट्रम. कई बच्चे दीवार वगैरह में जाके अपना सिर फोड़ते हैं या जमीन पे सिर मारते हैं. तो उस समय क्या करें? So that infantile एज में तो नहीं होता है. दैट इज एक्चुअली टेरिबल टू उसका स्टेज मोस्ट प्रोबेबली. 11 मंथ्स में भी कई बच्चों को देखा है ये करते हुए. कुछ या बच्चे आजकल थोड़ा जल्दी डेवलपमेंट होने लगा है उन लोग का. जब व्हेन वी हैड रेड ये सब माइलस्टोन्स बाद में के थे. अब हमने भी ये सुना है कि बच्चे ऐसे हेड बैंगिंग कर रहे हैं, या या जस्ट मेक इट सेफ फ्रॉम देम. थोड़ा क्वेश्चन वोशन रख दो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते इसका. और इग्नोर, मेक इट सेफ द एरिया अराउंड द चाइल्ड, एंड इग्नोरिंग इज बच्चों को द. लगे कि इग्नोर कर रहे हैं, बट आप दूर से ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा सेफ रहे. ऐसा नहीं कि इग्नोर एब्सोल्युटली. करके हाँ हम दूर भाग जाए. हाँ, नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली जो आपने बोला है. हाँ. विजिलेंस विथ नेग्लिजेंस. या Vigilance, you be very vigilant with negligence. This is the word for these kind of kids जो हम लोग को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं. या तो एंड ब्रेथ होल्ड इज रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम हमारे इसमें. एक और क्वेश्चन सीमा जो मेरे पास बहुत आता है इसकी, मेरे बच्चे के बाल नहीं आ रहे. हम्म. बिकॉज टिल 1 year of एज कई बच्चों के बाल बड़े छोटे होते हैं और स्कैंटी होते हैं पीछे, तो कई बच्चों के नहीं होते हैं. और वो नहीं आने के चक्कर में मुंडन पे मुंडन पे मुंडन होते रहता है. जी. मैं इसको भी एक एड्रेस करना चाहूंगी कि आप जब बॉर्न होते हैं आपके सारे रूट्स फिक्स्ड हैं, उतने ही बाल होने वाले हैं. अब वो कब उभर के आएंगे विद इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वी डोंट नो, लेकिन आएंगे. आप मुंडन करो या नहीं करो, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ 5 मुंडन, सपोज आप करा रहे हो 5 times बच्चे को बॉल्ड कर रहे हो, आप 5 times मतलब आपका 1-1.5 साल निकल गया. तो 1-1.5 साल में वैसे भी बाल आ जाता. एंड ओके. सबको लगता है कि वो उस प्रोसेस मुंडन के वजह कराने से से आ आता. गया. अच्छा, बड़ों के बाल ढोकने लग जाए तो क्या करें? काश, काश दैट वाज द सॉल्यूशन. बड़ों के बाल जब जाते हैं वो रूट्स के साथ खत्म हो जाते हैं, but there is no scope for them. There is no scope. At least till now, but maybe my skin specialist colleagues will talk in a different way with hair transplant. but जैसे बच्चों के लिए हमें उम्मीद है, उनके लिए नहीं है. और कौन सा तेल यूज करना है, ज्यादा बाल आए, हमें बाल निकालना है कि नहीं, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एंड जैसा कि हम बोलते हैं मालिश से या बेसन से बाल झड़ा के रखो, वो भी रॉन्ग, वो भी एक मिथ है. वैसे भी कुछ बाल झड़ जाने वाले हैं और कुछ रह जाने वाले हैं. आप बेसन यूज करो या ना करो, ये सब जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे को क्लिनिक में मिलते हैं, वी आर एड्रेसिंग दिस सीमा या फॉर टिल 1 year of एज. तो अच्छा ना, ये जो आप बोले इसके साथ एक और चीज है. जो लोग बोलते हैं ना कि ये नाक का शेप करते हैं मालिश से, और ये यहाँ का शेप या यहाँ का शेप ठीक करते हैं, तो क्या वो ऐसा होता है? सी ऐसा जनरली तो नहीं होता है, बिकॉज अगेन सब कुछ फॉर्म्ड हो गया है. बट वन थिंग इज कि द बोन्स आर अ लिटिल सॉफ्टर. हमारे नोज का अपर पार्ट सेप्टम है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो कंटिन्यूअस मोल्डिंग से
एक डिफरेंस आने लगता है बिकॉज ऑफ टोनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, बट बेसिक शेप यू कैन चेंज। ओके। No. एंड जब मालिश की बात आ रही तो किस तरह का ऑयल या क्या यूज करना चाहिए बच्चों के लिए? Any oil can be used, Seema. Moisturizer also can be used. The oil से मालिश का फर्क नहीं आ रहा है, उसका पूरा स्किन सरफेस को जो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं उससे फर्क आ रहा है। सो यू कैन इवन कीप ऑन प्रेसिंग विदाउट ऑयल, वो भी वही असर देगा। बट हाँ, ऑयल से थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है। कुछ ऑयल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल्स, वो जब एब्जॉर्ब होते हैं वो अपने लिए हेल्दी ही होते हैं। एंड कुछ बच्चे जिनका स्किन एकदम ड्राई है, आई टेल देम टू डू विद गुड मॉइस्चराइजर विद pH 5.5, जैसे कि ओके, हमने बस पहले। हार्श चीजें ना यूज करें, ये ध्यान रखिए। हाँ, दैट्स इट। आई थिंक वी आर, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है। हैव वी क्रॉस 20 minutes? आई थिंक या Again, lots of topics to discuss, या but we'll close this part 2. या तो आगे देखते हैं और क्या करते हैं, जैसे जैसे लोगों के क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम भी बात करते जाएंगे। Yeah, next time what I would suggest, ये questions थोड़ा अपन discuss करें, and let's go to some parenting topics, Seema. श्योर, वी कैन डू दैट। तो We लोगों को invite अगर our audience, या we can invite our audience to give us parenting questions that they are facing, या and maybe we can discuss that. Infancy age के problems या no problems are still left to be discussed. हम बीच बीच में वो उठाते रहेंगे, या लेकिन I feel let's go to some parenting thing next time. श्योर या सो थैंक यू ऑल टू स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, अपनी समोसा चैट में कुछ खट्टी मीठी बातें भी करते रहेंगे। एंड आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं एंड वी विल श्योर एड्रेस देम। थैंक यू। Let's see you all next week. या Bye, Seema. बाय अर्चना।